स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार मैथ साइंस एजुकेशन बाई SKY चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में कार्बन एवं उनके यौगिक नामक पाठ के आगे की जो रिएक्शंस आपको हम बताए थे पहले वीडियो में कि वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड परीक्षा में जो आज रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से 100% आपको मिलेगी। एक से अधिक होने की उम्मीद है लेकिन एक से कम बिल्कुल नहीं होगी। वो रिएक्शन है आपकी ओजोनीकरण अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, साबुनीकरण अपक्रिया। तो इन सभी क्रियाओं को हम आज अच्छे से इसमें समझते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे उसकी साबुनीकरण अपक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे साबुनीकरण अपक्रिया। साबुनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी तेल या वसा, मतलब कोई तेल हो, वसा हो, कुछ भी हो, ठीक, जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो जो सोडियम के लवण प्राप्त होते हैं उसे साबुन कहा जाता है। सोडियम के लवण को ही साबुन कहा जाता है। आपको एक चीज हम बता दें, इसमें दोनों चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। या तो आप रिएक्शन याद कर लीजिए या थ्योरी। थ्योरी याद कर रहे हैं तो उससे रिएक्शन आपकी बन जाएगी, और रिएक्शन याद कर रहे हैं तो थ्योरी उसी से। सबसे बढ़िया इसमें रहता है कि आप रिएक्शन याद कर लीजिए। तो देखिए, हम अभी क्या बताया आपको, जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म किया जाता है तो जो सोडियम या पोटेशियम के लवण जो प्राप्त होते हैं उसे ही हम साबुन कहते हैं। और सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। सह उत्पाद का मतलब उसके साथ में और भी कुछ बनता है तो वो ग्लिसरॉल बनता है। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनका अणुसूत्र क्या होता है। तो देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड O, CO, C17H35 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे नहीं है। C17H35 CH2 सिंगल बॉन्ड C, CO, C17H35। ये भैया किसी तेल या वसा का अणुसूत्र है। ये आप लिख लेंगे, ये वसा का अणुसूत्र है। ये किसी भी वसा का अणुसूत्र है। ठीक है, ये आपकी वसा हो गई। अब वसा के साथ में अगर जो आपको अच्छा साबुन बनाना है, मतलब नहाने वाला कोई साबुन बनाना है, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे। अगर जो कोई कठोर, जो आप साबुन देखे होंगे, मृदु साबुन और कठोर साबुन, तो देखिए अगर जो कठोर साबुन बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे। अगर जो नॉर्मल मुलायम साबुन बनाना है, नहाने वाला साबुन बनवाना है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम जो है कठोर साबुन बना रहे हैं NaOH। तो इधर ये तेल हो गया और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम 3 अणु ले लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु ले लेंगे। उसके बाद इसको हम गर्म करेंगे। यहाँ पे डेल्टा का निशान रहता है। डेल्टा का मतलब ये होता है कि वो जो है, ये जो रिएक्शन हो रही है वो गर्म हो रही है। अब इसके अनुसार, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है इसके साथ में ये OH, ये जो OH है, ये OH इसके साथ में हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पे इसके आगे 3 लगा, इसका मतलब इसके भी 3 कंपाउंड है। तो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए CH2 ये लिखे और साथ में ये OH, सिंगल बॉन्ड CH है तो यहाँ पे लिख लीजिए CH और उसके साथ OH। फिर उसके बाद CH2 और उसके साथ भी OH। देखिए आगे 3 लगा है, इसका मतलब ये 3 बार थे। तो देखो हमने 3 बार अलग अलग इसको लिख लिया। अब उसके बाद में क्या बचा, जो कुछ बचा उसको हम अलग देख लेते हैं। देखिए C17H35 C17H35 और क्या बचा, C बचा, 17H35 बचा, C बचा और ये डबल O बचा। तो C डबल O और उसके बाद देखिए Na
तो Na लिख लेंगे। तो देखिए C17H35 COO और Na। देखिए यहाँ पे देखिए C17 3 बार है, H35 3 बार है, C 3 बार है, ये देखो 3 ये 6 बार है, और ये भी सोडियम भी 3। मतलब ये सारे जो भी जितने भी हम यहाँ लिखे हैं ये सब 3 बार है, ये सारे कंपाउंड 3 बार है। इसका मतलब हम आगे 3 लिख देंगे। यही है, ये आपका देखिए सोडियम है और ये सोडियम का लवण है। ये एक प्रकार का एस्टर है, क्योंकि COO लगा है, इसका मतलब ये एस्टर है। तो ये आपका बन गया साबुन, ये बन जाएगा साबुन, और ये आपका बन जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है, ये आपका साबुन बन गया और ये आपका ग्लिसरॉल बन गया। तो फिर से हम एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वसा या तेलीय पदार्थ को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में गर्म किया जाता है तो जो सोडियम के लवण प्राप्त होते हैं उसे साबुन कहा जाता है। उसके साथ में जो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है उसे ग्लिसरॉल। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि साबुन बनाते वक्त जो साबुन के साथ में सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो वो आपका ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे साबुन और घटिया साबुन। तो देख लेते हैं, हम अंतर देख लेते हैं। अच्छे साबुन और खराब साबुन। कभी कभी 1-2 अंतर पूछ लेता है, और जब एग्जाम में अगर जो पूछ लिया जाएगा तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे साबुन और खराब साबुन। तो साबुन बनाना तो आप सीखेंगे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। साबुन में कुछ नहीं लेना होता है। किसी कोई जो भी तेल, कोकोनट का या जो भी आप तेल लेना चाहते हो वो तेल ले लो, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, आराम से एक में मिला दो। जो रंग चाहते हो वो रंग मिला दो, उसी में कोई कीटनाशक पदार्थ मिला दो, और बस उसको जिस आकार में चाहे उस आकार में ढाल लो, बस बन गई साबुन। तो देखिए, अच्छे साबुन और खराब साबुन। तो अच्छा साबुन किसे, जैसे कि हम जब भी लेने जाते हैं तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। अच्छा साबुन क्या होता है? अच्छा साबुन जो होता है वो मुलायम होना चाहिए, मुलायम। अच्छा साबुन मुलायम होना चाहिए, लेकिन जो खराब साबुन होता है वो मुलायम नहीं होता है, वो मुलायम नहीं होता है। ठीक, अच्छे साबुन जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, जब उनको टच करके देखेंगे हम तो वो मुलायम दिखेंगे, और जो खराब साबुन होता है वो मुलायम नहीं रहता है। नंबर 1। नंबर दो मृदु जल। मृदु जल कहा जाए या साधारण जल कहा जाए? साधारण जल के साथ पर्याप्त झाग देना चाहिए। देखिए, ये जो है अच्छा साबुन, अच्छे साबुन क्या होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। जो साधारण जल होता है, देखिए जल भी हम लोग जानते हैं, जल 3 प्रकार का होता है, मृदु जल, आसुत जल, कठोर जल। तो साधारण जल जो हम लोग घर में ज्यादातर यूज करते हैं, उसके साथ में जो है साधारण जल जो होता है उसमें अगर जो साबुन मिलाई जा रही है तो पर्याप्त मात्रा में झाग होना चाहिए, लेकिन इसमें इसकी तुलना में कम झाग रहती है, इसमें अधिक झाग होती है, लेकिन इसमें इसकी तुलना में कम झाग होती है। नंबर 3 और एक हम देख लेते हैं। तो नंबर 3 में क्या देखेंगे, ये अल्कोहल में विलय होना चाहिए, जो अच्छा साबुन है उसको अगर जो अल्कोहल में मिला दिया जाए तो पूरी तरीके से उसी में गल जाएगा, लेकिन जो खराब साबुन है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ क्रिस्टल रह जाते हैं। ठीक है, इसमें विलयता कम होगी। ठीक, मतलब इसकी तुलना में जो खराब साबुन होगा, खराब साबुन की विलयता कम होगी। खराब साबुन जो होगा वो जल्दी से इसमें नहीं मिलेगा, और अच्छा जो साबुन होगा वो आराम से सारा साबुन मिल जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, चौथा जो है उसको भी आप याद रखेंगे, इसमें कीटनाशक पदार्थ मिले होना चाहिए। कीटनाशक
पदार्थ होने चाहिए। इसमें कीटनाशक पदार्थ होने चाहिए। इसमें जो खराब साबुन है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, कीटनाशक पदार्थ नहीं होते हैं, और इसकी तुलना में इसमें कीटनाशक पदार्थ कम होते हैं। ठीक, तो अच्छे और खराब साबुन आराम से आप लिख देंगे। देखिए, जो अच्छा साबुन होता है मुलायम होना चाहिए, उसको जब छुआ जाए तो बड़ा सॉफ्ट लगना चाहिए। जो खराब साबुन होता है वो इसकी तुलना में थोड़ा कड़ा साबुन होता है। साधारण जल में पर्याप्त झाग देना चाहिए। ये वाला जो साबुन है अच्छा साबुन, वो बढ़िया झाग देता है, और ये वाला जो खराब साबुन होता है वो बढ़िया झाग। कुछ साबुन देखो हम लाते हैं एकदम, जैसे मान के चलिए आप ले लीजिए पियर से ले लीजिए, ठीक है, तो उसको लगाते हैं, तो लगाने के बाद थोड़ी सी लगाते हैं, उसके बाद एकदम बहुत चिकनाहट रहती है और झाग भी पर्याप्त देती है। लेकिन कुछ साबुन जो 5 रुपया वाली आती है, जो निर्मक साथ में या फिर साथ में मिलती है, तो वो वाली देखो एकदम रगड़ते जाओ, उसमें झाग ही नहीं आती है। ठीक है, तो वो खराब साबुन होता है। और एक और पॉइंट इसमें लिखे नहीं, आप याद रखेंगे, जो अच्छा साबुन होता है वो प्रयोग के बाद चटकना नहीं चाहिए। जो खराब साबुन होता है वो प्रयोग करने के बाद चटक जाता है। प्रयोग करने के बाद अगर जो कहीं रख दो तो और भी होते हैं, जैसे कि प्रयोग करने के बाद अगर जो रख दिया जाए तो कुछ साबुन होते हैं जो बहुत कम गलते हैं, कुछ होते हैं एकदम सब गल के बह के चल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें जो है आपको याद रखना है। ये साबुनीकरण अभिक्रिया हो गई, ये अच्छे और खराब साबुन के गुण हो गए। ये आप लोग याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। साबुनीकरण अभिक्रिया आप समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। अब दूसरी रिएक्शन हमारी है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया देख लेते हैं। स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। तो देखिए, स्मिट अभिक्रिया जो होती है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब किसी कार्बोक्जिलिक अम्ल की हाइड्राजोइक अम्ल के साथ में क्रिया करवाई जाती है। जब किसी कार्बोक्जिलिक अम्ल की हाइड्राजोइक अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है, ठीक, वो भी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें जो प्राप्त होते हैं प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। हम सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको हम रिएक्शन लिखवा रहे हैं और रिएक्शन से ही याद करवा देंगे। आप पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो हमने अभी क्या बताया, जब किसी कार्बोक्जिलिक अम्ल की, कोई कार्बोक्जिलिक अम्ल ले, कुछ भी आप ले सकते हैं। हम पहला लेते हैं CH3COOH। ठीक है, ये कार्बोक्जिलिक अम्ल है, इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। ये मेथेनोइक अम्ल है, प्लस एथेनोइक अम्ल है, और प्लस उसके साथ में हम ले लेते हैं कोई हाइड्राजोइक अम्ल लेते हैं N3H। ये हाइड्राजोइक अम्ल है, ये हाइड्राजोइक अम्ल है, और ये आपका एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल की हाइड्राजोइक अम्ल के साथ में जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो काम करेगा यहाँ पे उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक क्या होता है, वह कारक जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या कम कर दे। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग को कम करने या बढ़ाने की जो क्रिया करता है उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक भी कभी कभी पूछ लेता है उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो आराम से यही आप लिख देंगे। तो जब किसी कार्बोक्जिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं CH3। ये यहाँ से ले लिया CH3, यहाँ से ले लेंगे NH2। तो देखिए एक यानी यहाँ से ले लिए NH2, ये बन गया आपका प्राथमिक एमीन। ये प्राथमिक एमीन बन जाएगा, प्लस साथ में देखिए ये C है और 2 एक इसके साथ में ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो CO2 ये बन जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड।
आप जानते हैं CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ऊपर को जो तीर लगता है इसका मतलब है ये जो इन्वायरमेंट में गैस है इससे हल्की है, ये बन करके ऊपर उड़ी जा रही है, ठीक। प्लस और साथ में क्या बचा, देखिए नाइट्रोजन इधर 3 है लेकिन इधर एक ही हम यूज किए हैं, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 नाइट्रोजन बचा, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे N2 हम लिख देते हैं, ये भी उड़ जाएगा ऊपर। ये हमारी हो गई स्मिट क्रिया। कितनी आसान है, देखिए एक बार फिर हम देख लेते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, जिसे हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्मिट अभिक्रिया हो गई। अब हम दूसरी देख लेते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया भी बहुत पूछी जाती है। ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होती है। तो ऊर्ज अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, जब कोई एल्किल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ में क्रिया करवाए, 2 अणुओं की सोडियम के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया। अब देख लेते हैं उस रिएक्शन को हम। जैसे मान के चलिए हम कोई एल्किल हाइलाइड ले लेते हैं, कोई भी एल्किल हाइलाइड ले लेते हैं, तो मान लिया CH3I प्लस CH3I प्लस CH3I, क्योंकि हम अभी बताए आपको कोई एल्किल हाइलाइड, देखिए ये एल्किल समूह है, उसके साथ में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे तुम आयोडीन रख सकते हो, क्लोरीन रख सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने आयोडीन रखा, तो CH3I, इसके 2 अणु ले लेंगे और किसके साथ क्रिया करवाएंगे, तो सोडियम के साथ में। तो सोडियम के भी हम 2 अणु ले लेंगे। सोडियम के साथ में जब क्रिया करवाई जाएगी तो सोडियम के साथ क्रिया करवाने के बाद देखिए ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो सिंपल ये जो है हमें एथेन प्राप्त हो जाते हैं। देखिए C1 2 कार्बन है तो 2 यहाँ लिख लेंगे, हाइड्रोजन 3 ये 6, तो H6 प्लस यहाँ पे देखिए 2 सोडियम है और 2 आयोडीन हो जाएंगे, तो NaI हो जाएंगे। 2 सोडियम भी है और 2 आयोडीन भी है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। तो ये हमारा प्राप्त हो गया सोडियम आयोडाइड और साथ में ये प्राप्त हो गया हमारा एथेन। ये हमारा क्या बन गया, एथेन बन गया। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। एक बार फिर से हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो जब किसी एल्किल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ में रिएक्ट होते हैं या सोडियम के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होंगे, एल्केन। जैसे यहाँ पे हमें एथेन प्राप्त होते हैं और साथ में ये क्या प्राप्त हो गया, सोडियम आयोडाइड प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ज अभिक्रिया बोलेंगे। ये ऊर्ज अभिक्रिया हो गई, ये ऊपर स्मिट अभिक्रिया हो गई। ये दोनों इनकी जो है वीडियो को आप रोक लिया करिए और उसके बाद में जो है ये जो हम थ्योरी बोलते हैं वो आप लिख लिया करिए, उसके बाद में रिएक्शन, ठीक है। इसका याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सीधे रिएक्शन याद करिए। आप सीधे रिएक्शन याद करेंगे और उसी से आप थ्योरी बना लेंगे। दोनों याद करेंगे टाइम खराब करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे अगली हमारी अभिक्रिया है स्थिरीकरण अभिक्रिया। स्थिरीकरण अभिक्रिया भी है और कई सारी रिएक्शन है। स्थिरीकरण है और साबुनीकरण है भी। तो स्थिरीकरण अभिक्रिया हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्थिरीकरण अभिक्रिया। तो स्थिरीकरण अभिक्रिया भी हम बिल्कुल वही हमारा सीधा फंडा वैसे ही हम याद करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन आपको नंबर नहीं मिलने वाला। तो हम सीधे रिएक्शन ही ना याद कर ले, थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी। तो देखिए स्थिरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी अल्कोहल के साथ में करवाई जाती है, वो भी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो जो एस्टर प्राप्त होते हैं इसी अभिक्रिया को स्थिरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं हम लोग। तो हम कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, जैसे मान के चलिए CH3COOH।
ये एथेनोइक अम्ल ले लिए, साथ में कोई अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल दोनों को हमने ले लिया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाएंगे। H2SO4 ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होगा, CH3 और COO, CH3 COO और साथ में यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5। ये देखिए एक प्रकार का एस्टर है, क्योंकि COO के साथ में जब कोई एल्किल समूह या अन्य कोई तत्व जुड़ा होता है तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो ये जो है ये एस्टर प्राप्त हुआ हमें, ये एस्टर प्राप्त हुआ और साथ में क्या बचा हमारा। तो देखिए एक ये हाइड्रोजन बचा और ये ऑक्सीजन बचा, एक ये हाइड्रोजन बचा। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये आपका बन गया जल। ये हो गया जल। जल का सूत्र होता है H2O, कठोर जल का सूत्र होता है D2O। ठीक, तो ये आपका जल हो गया, ये आपका एस्टर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसकी रिएक्शन एक बार हम देख लेते हैं, डिफिनेशन भी देख लेते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी भी अल्कोहल के साथ में करवाते हैं, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हम एथिल अल्कोहल के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो हमें एस्टर प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप जो है नोट कर लीजिए एक बार। उसके बाद हम देखते हैं अगली अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। योगात्मक अभिक्रिया, देखिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, तो योगात्मक अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है। योगात्मक अभिक्रिया जब इसमें जो है हम किसी सीधी, इसके 2 डिफिनेशन बन सकती है। ठीक है, जब किसी असंतृप्त यौगिक को या जब किसी कार्बनिक यौगिक की असंतृप्तता को संतृप्तता में बदला जाता है तो उसी को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक बार हम देख लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ले ली, कुछ भी ले लिया, असंतृप्त यौगिक को ले लेते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप जानते होंगे ये आपकी एथिलीन है, ये एथिलीन है। ठीक, एथिलीन हमने ले ली। साथ में और हम क्या ले लेंगे, तो साथ में और हम ले लेते हैं कोई ब्रोमीन, जैसे मान के ले लिए ब्रोमीन ले लेते हैं। तो जब एथिलीन की ब्रोमीन के साथ में जब किसी एल्किल समूह की क्रिया किसी हाइड्रोजन या किसी हाइलाइट के साथ में करवाई जाती है, ठीक है, या उनका योग करवाया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वो हम नहीं याद करेंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका ये है, जब किसी अभिक्रिया की असंतृप्तता को संतृप्तता में बदला जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। CH3, अब कैसे हम जान पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ये हम आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये असंतृप्त यौगिक है। अब इसकी असंतृप्तता को हम संतृप्तता में बदलेंगे। देखिए इसको हम रिएक्ट जब करवाएंगे तो रिएक्ट करने के बाद में हमारा क्या बन जाएगा, ये देख लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा CH2 और ये एक Br इसके साथ में आ जाएगा, Br सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2Br। ठीक, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। इस प्रकार से जो बन गया तो इसका नाम हमारा हो जाएगा एथिलीन। अब देखिए एथिलीन के बाद साथ में और क्या आ गया, हमारा ब्रोमीन आ गया। क्या आ गया, ब्रोमीन। तो जब ब्रोमीन आ गया है तो 1 के लिए तो कुछ नहीं लिखा जाता, 2 के लिए डाई लिखा जाता है, 3 के लिए ट्राई लिखा जाता है, 4 के लिए टेट्रा लिखा जाता है, 5 के लिए पेंट लिखा जाता है। ऐसा करके हमको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 2 ब्रोमीन है तो 2 के लिए हम डाई लिखेंगे, 2 के लिए डाई लिखेंगे। 2 है तो देखिए एथिलीन है और साथ में 2 है, क्या 2 है, ब्रोमीन। तो एथिलीन डाई ब्रोमीन या ब्रोमाइड, कुछ भी लिख लो, ब्रोमाइड।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। एथिलीन की क्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई गई तो हमें एथिलीन डाई ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं बहुलीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुलीकरण भी। तो बहुलीकरण देख लेते हैं। बहुलीकरण अभिक्रिया, तो बहुलीकरण जिसे इसके नाम से ही लग रहा है, जब किसी भी अणु में अणु की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसी को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए, जब किसी एक ही अणु या भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को आपस में जोड़ करके एक जटिल बड़ा पदार्थ बनाया जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें इस प्रकार से जो बड़ा सा एक बड़ा अणु जो बनता है उसको बहुलक बोलते हैं। हम इस अभिक्रिया को देखेंगे। अभिक्रिया क्या है, जैसे कि हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी एथिलीन है, इससे आप परिचित हैं, एथिलीन है, एथिलीन, ये आपकी एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन। तो एथिलीन है और इसमें जो है हम इसकी जो है कोई एन का मतलब है इसकी एक क्वांटिटी है, मतलब एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 10 15 20 50 100 200 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब किसी एथिलीन, कोई भी यहाँ एल्किल समूह हम ले सकते हैं, एथिलीन है या कुछ भी हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ले लिए, उसके बाद में इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो एकदम सिंपल इसकी रिएक्शन होती है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ये जो डबल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। इसको आराम से हम बड़े से ब्रैकेट में बंद कर देंगे और साथ में ये जो यन है ये यहाँ से हटा के यहाँ पे आगे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये एथिलीन था, ये हो गया पॉली एथिलीन, ये हो गया आपका पॉली एथिलीन, ठीक है। पाली का मतलब होता है बहुत अधिक, पाली का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। जैसे कि एथिलीन है, एथिलीन में हम लगा दिए पाली, इसका मतलब हो गया पाली एथिलीन। किसी भी चीज में अगर जो आगे हम पाली लगा देते हैं इसका मतलब होता है वह उसकी अधिकता हो जाती है, उसकी जो है बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुलीकरण में ही कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड हम देख लेते हैं कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो हम एक अणु ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इस प्रकार से हम ले लेंगे, ठीक है। और इसके भी आगे हम लगा देते हैं N, मतलब इसकी कुछ क्वांटिटी है। उसके बाद में इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करने के बाद में हमें प्राप्त हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड इधर रह जाएगा और CH सिंगल बॉन्ड Cl, एक इधर रह जाएगा आपका और 3, हाँ ठीक है। और इसको जो है अब हम बंद कर देंगे एक बड़े से ब्रैकेट में, यहाँ पे N आ जाएगा, N मतलब इसकी क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं PVC, पाईवाइनिल क्लोराइड, ये पाईवाइनिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर से लगा था और 2 इसके पास हाइड्रोजन थे, तो 2 ये इसकी संयुक्ता पूर्ण कर दिए, 2 इधर से प्राप्त हो गए, तो इसकी चारों संयुक्ता पूर्ण हो गई। इसमें क्या है, 2 इस हाइड्रोजन से इसकी संयुक्ता पूर्ण हो गई, एक इधर से 3 और एक इधर से 4। इसमें भी एक इधर से प्राप्त हो गई, एक इधर से प्राप्त हो गई, एक इधर से प्राप्त हो गई, 3 है और एक हाइड्रोजन ले लेगा, इसकी भी प्राप्त हो गई। तो इसी को बोलते हैं PVC। ये बहुलीकरण अभिक्रिया भी आप समझ चुके होंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। और अगले जो है ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट करेंगे तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। धन्यवाद।